गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? अब कोई शोर नहीं करेगा। अरे क्लास में टीचर आ जाए उसके बाद शोर नहीं करते होते। ये तो बचपन में सीखा था अपन ने, अब थोड़े बड़े हो गए हैं। लास्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा था? वर्धन वंश कंप्लीट हो गया था। कौन सा वंश पढ़ा था बेटा? वर्धन वंश पढ़ा था। वर्धन वंश में ना मेन बातें 5 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूं। वर्धन वंश था, पहले मैंने आपको एक बात बताया, गुप्त वंश के पतन के बाद संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उसमें एक एरिया था मालवा मध्य प्रदेश का, वहां पर शासक किया करता था देवगुप्त करता था। असम को उस टाइम कामरूप कहा जाता था और पश्चिम बंगाल में शशांक जो किस वंश का था? गौड़ वंश का राजा था। और सबसे इम्पोर्टेंट मोखरी वंश का राजा यूपी बिहार में कौन होता था? ग्रह बर्मा होता था। और साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में चालुक्य वंश होता था, वहां पर राजा कौन करता था? पुलकेशियन द्वितीय राजा होता था। अब हरियाणा में जो वंश आया उसे वर्धन वंश कहते हैं और वर्धन वंश को हरियाणा में पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी में ये वंश आया और इस वंश में ना जो संस्थापक होता था वो होता था पुष्यभूति। उसने स्थानेश्वर का शिव मंदिर बनवाया और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किसने किया? एक मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने किया, जिसने पानीपत का कौन सा युद्ध लड़ा? तीसरा युद्ध लड़ा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा इस वंश के बारे में जानकारी। एक तो बाण भट्ट की हर्ष चरित्र देती है, एक हवेन स्वांग की सीयू की देती है, एक कल्लण की राज तरंगणी देती है जो कश्मीर के इतिहास की भी क्या देती है? जानकारी। और सबसे ज्यादा जानकारी देता है यूपी का बांसखेड़ा अभिलेख जो शहजादपुर यूपी में मिला। एहोल अभिलेख भी हमें किसकी जानकारी देता है? वर्धन वंश की जानकारी देता है। बांसखेड़ा अभिलेख किसने लिखाया था? महाराजा हर्षवर्धन में। उससे पता चलता है कि एक राजा होता था जिसका नाम क्या होता था? नरवर्धन। उसने वर्जनी से क्या कर ली थी? शादी कर दी और उसका बेटा हुआ राज्यवर्धन सेकंड। उसने अप्सरा से शादी कर ली, उनका बेटा हुआ आदित्यवर्धन। उन्होंने शादी कर ली महासेन गुप्ता से, उसका बेटा हुआ प्रभाकर वर्धन। उसने शादी कर ली यशोमती से, राज्यवर्धन सेकंड हुआ, राजश्री हुई और महाराजा हर्षवर्धन। राजश्री की शादी कर दी जाती है यूपी बिहार के राजा ग्रह बर्मा से। और थानेसर में एक विद्रोह हुआ तो प्रभाकर वर्धन ने भेजा राज्यवर्धन सेकंड को। जैसे ही विद्रोह को दबाकर आया तो खबर सुनता है उसके पिता की मृत्यु हो गई और माता और यशोमती माँ सती हुई। इसकी जानकारी बाण भट्ट की कौन सी पुस्तक देती है? हर्ष चरित्र देती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? राज्यवर्धन जैसे ही, क्योंकि इसका पिता प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रतापी राजा था, 580 से 605 तक रहा। परमार भट्ट की उपाधि धारण की और एक महाराजा और किसको हराया था? हुणों को। 605 में मृत्यु के बाद राज्यवर्धन सेकंड जैसे ही राजा बनता है उसको पता चलता है कि उसके बहनोई की हत्या किसने कर दी है? देवगुप्त ने कर दी। तो उसने देवगुप्त पर हमला किया, उसे मार दिया। उसके दोस्त शशांक ने अपने घर बुलाकर किसको मार दिया? राज्यवर्धन सेकंड को। अब महाराजा हर्षवर्धन जन्म 590 में हुआ, 606 में गद्दी पर बैठे। पहले शशांक को हराया, फिर अपनी बहन को सती होने से बचाया और कन्नौज की गद्दी पर बिठा दिया। तो महाराजा हर्षवर्धन की पहली राजधानी कौन सी होती थी? थानेसर। थानेसर को क्या कहा जाता था? स्थानेश्वर। दूसरी राजधानी कौन सी होती थी? कन्नौज होती थी। 612 में शीलादित्य की उपाधि और देवपुत्र की उपाधि धारण की। 629 में पुलकेशियन उनके दरबार में हवेन स्वांग आया, जिसे नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, साक्य मुनि कहा जाता है। चीन से आया, बौद्ध धर्म को सीखने के लिए आया, इसीलिए आधुनिक भारत का साक्य मुनि कहते हैं। ठीक है, उसकी पुस्तक थी सीयू की थी। ठीक है, फिर 634-35 में महाराजा
634 में ये हरियाणा में आया और 644 तक रहा। 634-35 में महाराजा हर्षवर्धन ने ना जब उत्तर भारत जीत लिया तो दक्षिण भारत की ओर गया, तो उसको चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया। उसके बाद उसने दक्षिण भारत की ओर नहीं देखा और उसने कुंभ के मेले की क्या की है, शुरुआत की है। इसके टाइम में हूण जाति भारत पर आक्रमण करती थी। 647 में महाराजा हर्षवर्धन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ तक आई थिंक हमने पढ़ लिया था। रत्नावली नागानंद प्रियदर्शी का इसकी रचना होती थी। दरबारी कवि बाण भट्ट होता था। हर्षचरित्र और कादम्बरी उसकी रचना होती थी। और इसके टाइम में राज्य को भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के नीचे विषय होता था और उसका प्रमुख कौन होता था, विषयपति होता था। आई थिंक ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है। अब बेटा जैसे ही वर्धन वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, तो एक है ना मतलब वंश आया जिसे हम बोलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश आया, गुर्जर प्रतिहार वंश आया, ठीक है। पहले समझने की कोशिश करो। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये राजपूतों की ही क्या थी, एक शाखा थी। जैसे राजपूतों में चौहान वंश होता है ना, ठीक है। कई इंडिया जीके पढ़ेंगे, शाकंभरी के चौहान अलग अलग है ना, मतलब इनकी शाखाएं होती थी। उन्हीं में से एक शाखा कौन सी थी, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश को हमें पढ़ना है हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में। किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, ना कि भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं हरिश्चंद्र है ना, उसने इसकी स्थापना की, लेकिन हमें हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, ये किसकी मृत्यु के बाद अस्तित्व में आया, महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, 647 ईस्वी में मृत्यु हुई। तो ये 7वीं शताब्दी का क्या रहेगा, वंश रहेगा। तो हरियाणा में इसका पहला प्रसिद्ध राजा बताया जाता है नागभट्ट सेकंड को। लिख लो, गुर्जर प्रतिहार का हरियाणा में प्रमुख राजा किसे बताया जाता है, नागभट्ट सेकंड को बताया जाता है। लिख लो, गुर्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में प्रमुख राजा किसे बताया जाता है, नागभट्ट। लिख लो, किसको बताया जाता है बेटा, नागभट्ट सेकंड को बताया जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में प्रमुख राजा किसे बताया जाता है, नागभट्ट सेकंड को बताया जाता है। किसको बताया जाता है, नागभट्ट सेकंड को। कहते हैं लगभग है ना 805 ईस्वी के पास इसका क्या था, शासनकाल था। इसने एक राजा धर्मपाल को हराया था। ऐसा वर्णन मिलता है कि इसने किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था। लिख लो, हरियाणा में लिख लो, इसने किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था। नागभट्ट सेकंड ने किसको हराया था बेटा, धर्मपाल को हराया था, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में प्रमुख राजा कौन सा मिलता है, पहला प्रमुख राजा कौन, वैसे तो इसका प्रमुख राजा रहेगा बेटा मिहिर भोज, लेकिन इसका पहला प्रमुख राजा कौन मिलता है, नागभट्ट सेकंड। इसने किसको हराया था, धर्मपाल को हराया था। HSSC क्वेश्चन पूछती है, इस वंश का एक राजा था जिसका नाम था राजा मिहिर भोज। क्या नाम होता था बेटा, राजा मिहिर भोज नाम होता था। और इनकी राजधानी भी है ना, गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी भी कौन सी हो जाएगी, कन्नौज हो जाएगी। लिख लो, गुर्जर प्रतिहार वंश की भी राजधानी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी होती थी बेटा, कन्नौज होती थी। कौन सी होती थी इस वंश की राजधानी, कन्नौज होती थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी होती थी, कन्नौज होती थी। और राजा मिहिर भोज है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। राजा मिहिर भोज है ना, कहते हैं इसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। लिख लो, राजा मिहिर भोज का शासनकाल कब से कब तक था, 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक किसका शासनकाल होता था, राजा मिहिर भोज का शासनकाल था, ठीक है। एक बेटा राजा भोज हुआ है, उज्जैन के आसपास का एक राजा था,
वो ज़्यादा फेमस है, इससे भी ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसके आगे मिहिर भोज। वैसे नाम इसका भी भोज था, ठीक है, लेकिन इसके आगे हम पढ़ते हैं मिहिर भोज, क्योंकि जो भोज राजा होता था ना, उसने भी चंद्रगुप्त की उपाधि, विक्रमादित्य की क्या धारण की थी, उपाधि धारण की थी। हम जो विक्रम बेताल की कहानियां पढ़ते हैं ना, वो राजा भोज पर आधारित है, विक्रम बेताल के किस्से, इसलिए वो और ज्यादा फेमस है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं राजा मिहिर भोज, ठीक है। राजा भोज इतिहास में 2 हुए हैं, उनमें से एक राजा, इसके आगे हमने लगा दिया मिहिर भोज। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, HSSC इतना ही पूछेगी कि गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हरियाणा में कौन होता था, तो राजा मिहिर भोज होता था। कौन होता था? राजा मिहिर भोज होता था। और इसके टाइम में ना एक जगह है पेहवा, पेहवा है हरियाणा में, कहां पर? कुरुक्षेत्र में रहेगी। और पेहवा है ना, ठीक है, ये भी पिंडदान के लिए फेमस है। किस दान के लिए फेमस है बेटा? पिंडदान के लिए। इसे हरियाणा का गया कहते हैं, हरियाणा का बोध गया कह लो, गया बिहार में, लिख लो। इसे हरियाणा का क्या बोलते हैं? गया बोलते हैं, लिख लो। राजा मिहिर भोज के समय हरियाणा में कौन सी जगह फेमस थी बेटा? पेहवा, लिख लो। राजा मिहिर भोज के समय हरियाणा में कौन सी जगह फेमस थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेहवा फेमस थी। पेहवा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर ना पूर्वजों की शांति के लिए क्या किए जाते हैं? पिंडदान किए जाते हैं, ठीक है। और इसे हरियाणा का क्या कहते हैं? पेहवा को गया। वैसे बोध गया कहाँ पर है? कल हमने कहा था ना, शशांक ने कौन से वृक्ष को कटाया था? बोधि वृक्ष को कटाया था। तो हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? पेहवा। पेहवा कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में पेहवा रहेगा, ठीक है। तो इसे मतलब हरियाणा का गया कहते हैं पेहवा को। तो राजा मिहिर भोज के टाइम का ना एक हमें पेहवा अभिलेख मिला है। कौन सा अभिलेख मिला है बेटा? पेहवा अभिलेख 882 ईस्वी में, लिख लो। ये पेपर में आया था। राजा मिहिर भोज के समय का पेहवा अभिलेख मिला है, जो कब का है बेटा? 885 ईस्वी का, लिख लो। राजा मिहिर भोज के समय का एक पेहवा अभिलेख मिला है। और कब का है पेहवा अभिलेख बेटा? 882 ईस्वी का। कौन सा अभिलेख रहेगा? पेहवा अभिलेख रहेगा। ये पेहवा अभिलेख लिखता है कि राजा मिहिर भोज के टाइम में जो पेहवा था ना, वो व्यापारिक केंद्र था। अगले पेज पर लिख देता हूं, ठीक है। 882 ईस्वी में कौन सा अभिलेख मिला है बेटा? कौन सा अभिलेख मिला है? पेहवा अभिलेख मिला है। शताब्दी पूछे तो कौन सी में मिला है? 9वीं शताब्दी में मिला है। और किस राजा का है ये बेटा? राजा मिहिर भोज का है। हरियाणा में इस वंश का जो प्रतापी राजा होता था वो कौन होता था? राजा मिहिर भोज इस वंश का क्या होता था? प्रतापी राजा होता था। शासनकाल कब से कब तक है? 836 से 885 ईस्वी में। लेकिन पेहवा अभिलेख कब का था? 882 ईस्वी का पेहवा अभिलेख था। तो पेहवा है ना, इस टाइम में व्यापारिक केंद्र होता था, लिख लो। पेहवा है ना, 9वीं शताब्दी में क्या होता था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था, लिख लो। गुज्जर प्रतिहार वंश के टाइम में 9वीं शताब्दी में पेहवा क्या होता था? प्रमुख व्यापारिक केंद्र होता था। आपने सुना होगा बेटा असव, घोड़े, ठीक है। यहाँ पर घोड़ों का क्या होता था? व्यापार होता था, लिख लो। पेहवा में किसका व्यापार? यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा HSSC ने पूछा है, 5 स्टार लगाकर लिख लो। पेहवा में 9वीं शताब्दी में किसका व्यापार होता था? 101% ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो। पेहवा में 9वीं शताब्दी में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। पेहवा में 9वीं शताब्दी में बेटा किसका व्यापार होता था? घोड़ों का। पेहवा कहाँ पर है? किस राजा के टाइम में होता था? राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। और वर्तमान में ना जो घोड़े हैं ना, वो गुरुग्राम में ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। और कुत्ता भी ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में
ज़्यादा पाया जाता है। 2019 की लिख लो पशु गणना के अनुसार घोड़ा और कुत्ता वर्तमान में ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं? गुरुग्राम में। ये क्वेश्चन आएगा, वर्तमान में घोड़ा और कुत्ता ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? गुरुग्राम में पाया जाता है। तो 9वीं शताब्दी में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। किस राजा के टाइम में होता था? राजा मिहिर भोज के टाइम में पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। अब कहते हैं राजा मिहिर भोज का एक बेटा होता था जिसका नाम महेंद्र पाल होता था। राजा मिहिर भोज है ना, कहते हैं यात्रा पर चले गए और पीछे से कन्नौज की गद्दी पर किसको बिठा दिया? महेंद्र पाल को बिठा दिया। लिख लो, राजा मिहिर भोज के बेटे का नाम क्या होता था? महेंद्र पाल होता था। राजा मिहिर भोज के बेटे का नाम क्या होता था? महेंद्र पाल होता था। लिख लो, राजा मिहिर भोज के बेटे का नाम क्या होता था? तो राजा मिहिर भोज के बेटे का नाम क्या होता था बेटा? महेंद्र पाल होता था। ये घूमने चले गए थे तो कन्नौज की गद्दी पर किसको बिठा दिया? अपने बेटे महेंद्र पाल को। और महेंद्र पाल का कहते हैं लगभग 905 ईस्वी में एक और पेहवा अभिलेख मिला है। तो पेहवा अभिलेख कितने मिले हैं बेटा? 2 मिले हैं। एक तो 882 में और एक 905 में। लिख लो, ये 905 वाला आया नहीं है, कभी ना कभी ये आएगा। लिख लो, राजा मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल का हमें कौन सा अभिलेख मिला है? पेहवा अभिलेख मिला है। लिख लो, राजा मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल का हमें क्या मिला है? एक पेहवा अभिलेख मिला है। राजा मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल का हमें कौन सा अभिलेख मिला है बेटा? पेहवा अभिलेख मिला है। राजा मिहिर भोज के बेटे महेंद्र पाल का भी क्या मिला है? एक हमें पेहवा अभिलेख मिला है। और इस पेहवा अभिलेख में ना मंदिर निर्माण की बात की गई है। मंदिर निर्माण की बात की गई है। लिख लो, इस पेहवा अभिलेख में मंदिर निर्माण की बात की गई है। इस पेहवा अभिलेख में किसकी बात की गई है बेटा? मंदिर निर्माण की बात की गई है। इस पेहवा अभिलेख में किसकी बात की गई है? मंदिर निर्माण की बात की गई है। राजा मिहिर भोज के टाइम का जो ये पेहवा अभिलेख मिला है, इसमें किसके निर्माण की बात की गई है? मंदिर निर्माण की बात की गई है। राजा मिहिर भोज के टाइम में जो पेहवा अभिलेख मिला है, इसमें किसकी बात की गई है? मंदिर निर्माण की क्या की गई है? बात की गई है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो ये था आपका कौन सा वंश? गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश था? गुज्जर प्रतिहार वंश। इससे 5-6 क्वेश्चन पढ़ने हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश का हरियाणा में ये वर्धन वंश के पतन के बाद आया और ये किसकी एक शाखा के रूप में जाना जाता है बेटा? राजपूतों की ही एक क्या होती थी? शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। याद रह जाएगा ना? ठीक है, तो इसका गुज्जर प्रतिहार वंश का ना हरियाणा में प्रसिद्ध राजा कौन होता था? नागभट्ट द्वितीय होता था। ठीक है, और इसका हरियाणा में प्रतापी राजा कौन होता था? मिहिर भोज। 836 से लेकर 885 ईस्वी तक उसने क्या किया था? शासन किया। 882 में कौन सा अभिलेख मिला है? पेहवा अभिलेख। और उसके टाइम में पेहवा क्या होता था? व्यापारिक केंद्र होता था। और पेहवा को हरियाणा का क्या कहते हैं? गया। और पेहवा में किसका व्यापार होता था? घोड़ों का व्यापार होता था। और उसने अपने बेटे महेंद्र पाल को गद्दी पर बिठा दिया, कन्नौज की गद्दी पर। और 905 में कौन सा अभिलेख मिला? एक पेहवा। उसमें मंदिर निर्माण की क्या की गई है? बात की गई है। और उस पेहवा अभिलेख में ये बताया जाता है कि जो आगे वंश आएगा ना, जो तोमर वंश, तोमर वंश का ना इस अभिलेख में बताया गया था पहला राजा कौन होता था? जाउल होता था। लिख लो, इस अभिलेख में, पेहवा अभिलेख में ये बताया गया है कि तोमर वंश का पहला राजा कौन होता था? जाउल होता था। लिख लो, पेहवा अभिलेख में ये बताया गया है कि तोमर वंश का पहला राजा कौन होता था? तो तोमर वंश का पहला राजा कौन होता था? जाउल होता था। लिख लो, पेहवा अभिलेख में ये भी बताया गया है कि जो तोमर वंश है ना, इसका पहला राजा कौन होता था? जाउल होता था। तो गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा?
तोमर वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद तोमर वंश पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश समझ आ गया क्या? वेरी गुड, एडिंग डाल लो। तोमर वंश, कौन सा वंश पढ़ेंगे? तोमर वंश। तोमर वंश है ना, इसकी जानकारी हमें यश तिलक चंपू में मिलती है। ये रट लेना, 101% क्वेश्चन आएगा। तोमर वंश आ चुके हैं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन, डबल अंडरलाइन कर लो। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यश तिलक चंपू से मिलती है। लिख लो, तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यश तिलक चंपू से मिलती है। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है बेटा तोमर वंश के इतिहास की जानकारी? यश तिलक चंपू से हमें किसके इतिहास की जानकारी मिलती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है बेटा? यश तिलक चंपू। किस वंश के इतिहास की जानकारी देती है? तोमर वंश के इतिहास की जानकारी कौन सी पुस्तक देती है? यश तिलक चंपू देती है। ठीक है। और तोमर वंश का ना बेटा जो पहला राजा होता था ना, उसका नाम था अनंगपाल तोमर या अनंगपाल प्रथम होता था। ठीक है। और आप अभी कहोगे कि आपने तो कहा सर पहला राजा जाउल था, इसी का दूसरा नाम क्या था बेटा? जाउल था। लिख लो, तोमर वंश का संस्थापक कौन होता था? अनंगपाल प्रथम या अनंगपाल तोमर होता था। लिख लो, तोमर वंश का संस्थापक कौन होता था? तो तोमर वंश का संस्थापक कौन होता था बेटा? अनंगपाल तोमर या अनंगपाल प्रथम होता था। लिख लो, तोमर वंश का संस्थापक कौन होता था? अनंगपाल तोमर या अनंगपाल प्रथम। किस वंश का संस्थापक होता था? तोमर वंश का संस्थापक होता था। कौन होता था? अनंगपाल तोमर। किस वंश का संस्थापक होता था? और इसी वंश का दूसरा मतलब राजा, इसी राजा का दूसरा नाम क्या था? जाउल होता था। क्या होता था? इसी राजा का दूसरा नाम क्या होता था? जाउल होता था। नाम क्या है इस राजा का? अनंगपाल तोमर। आप पढ़ते हो बेटा दिल्ली, सुना है क्या? गए भी होंगे। ठीक है, दिल्ली है ना, कोई ना चले जाना, नहीं गए तो अभी जिंदगी पड़ी है। दिल्ली है ना, कहते हैं इसी को पुराने टाइम में ढिल्लीस कहा जाता था। दिल्ली को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? ढिल्लीस कहा जाता था। ये किसने बसाई थी? अनंगपाल तोमर ने बसाई थी। लिख लो, जो दिल्ली है ना, इसे पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? ढिल्लीस कहा जाता था। दिल्ली को पुराने समय में क्या कहा जाता था? ढिल्लीस कहा जाता था। और दिल्ली को बसाने का काम किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने किया था। दिल्ली को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था बेटा? ढिल्लीस कहा जाता था। और दिल्ली को बसाने का काम किसने किया था? तो दिल्ली को बसाने का काम किसने किया था बेटा? अनंगपाल तोमर ने। दिल्ली को पुराने टाइम में क्या कहा जाता था? ढिल्लीस कहा जाता था। इसको बसाने का काम किसने किया था? अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाने का काम किया। और दिल्ली है ना बेटा, ये भारत की राजधानी बनी थी 1 अप्रैल 1912। और दिल्ली राजधानी मतलब अगर आपसे पूछे ना, दिल्ली के राजधानी बनने की घोषणा कब हुई? 1911। और बनी कब थी? 1 अप्रैल 1912। लिख लो, दिल्ली की राजधानी बनने की घोषणा कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। दिल्ली की राजधानी बनने की घोषणा कब हुई थी बेटा? 1911 में। और दिल्ली राजधानी कब बनी थी? 1 अप्रैल 1912 को। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बनी थी? राजधानी बनी। और घोषणा कब की गई थी? 1911। बनी कब थी? 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बन गई थी? राजधानी बन गई थी। अंग्रेजों के टाइम में बेटा, ठीक है, 3 राजधानियां होती थी। कितनी राजधानी होती थी? 3। पहले है ना, अंग्रेजों को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी वो तो होती थी शिमला, और जो शीतकालीन राजधानी होती थी वो कोलकाता,
और बाद में राजधानी किसको बना दिया गया? दिल्ली को। तो अंग्रेजों के टाइम में भारत की कितनी राजधानियां होती थी? 3। ग्रीष्मकालीन कौन सी होती थी बेटा? शिमला होती थी। यानी जब गर्मी ज्यादा पड़ती थी अंग्रेज राजधानी किसको बना लेते थे? शिमला को। और जब ठंड ज्यादा पड़ती थी तो वो राजधानी किसको बना लेते थे? कोलकाता को। और फिर कोलकाता से राजधानी किसे बना दिया गया? दिल्ली को बना दिया गया। तो अंग्रेजों के टाइम में भारत की कितनी राजधानियां होती थी? 3 राजधानी होती थी। अंग्रेजों के समय भारत की कितनी राजधानी होती थी बेटा? 3 राजधानी होती थी। ग्रीष्मकालीन कौन सी होती थी? शिमला होती थी। क्योंकि अंग्रेज है ना बेटा, वो वाइट यानी उनका जो टेम्परेचर है ना, जो आप जाओगे ना ब्रिटेन, वहाँ का टेम्परेचर कम है। और आप है ना, ये गारंटी के साथ देता हूँ, आप है 2 महीने तक है ना ठंड वाले टेम्परेचर में रह जाना। आप जब घर आओगे घर वाले पहचानेंगे ही नहीं आपको, ठीक है, इतने वाइट हो जाओगे, ठीक है। ये सच्चाई है। हमारा जो इंडिया है ना, ये ऐसी लोकेशन पर है, ठीक है, जिसमें इंडिया वाले ना तो ज़्यादा गोरे होते और ना ज़्यादा काले होते। ये मध्यम कलर का हमारा क्या है? कलर है, ठीक है। आप बर्फ वाले एरिया में ना 1 महीने रह कर आओगे ना, तो आपके स्किन का कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपने रियल स्किन का कलर होता है बेटा, जो भी आप ये बैंड वगैरह कुछ डालते हो ना, इसके नीचे जो कलर होता है ना, अब सभी देखेंगे, ठीक है, रियल में आपकी बॉडी का वो कलर होता है, ठीक है। ये आपा कई बार जो धागे या कोई भी स्पिरिचुअल चीजें बांध लेते हैं ना, इनके नीचे जो कलर होता है ना, वाइट होती है। यहाँ से स्किन देख लेना, कभी देखी है कि नहीं देखी? ऐसे देख रहे हैं, कोई नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है। रियल में बॉडी का हमारे वो कलर होता है, ठीक है। अगर आप 1-2 महीने रह कर आएंगे ना, तो रियल में वो हमारे स्किन का क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। अंग्रेज गर्मी बर्दाश्त नहीं करते तो वो कहाँ चले जाते? जब मतलब सर्दी पड़ती तो वो कहाँ जाते? कोलकाता आ जाते। बाद में राजधानी किसे बनाया गया? दिल्ली। ये तोमर वंश है ना बेटा, अरे शोर मत करो। तोमर वंश ने किसका निर्माण करवाया? सूरज कुंड का निर्माण करवाया। लिख लो, तोमर वंश ने किस झील का निर्माण करवाया? सूरज कुंड झील का निर्माण करवाया। तोमर वंश के शासकों ने, लिख लो, किस झील का निर्माण करवाया? सूरज कुंड झील का निर्माण करवाया। और सूरज कुंड झील का जो निर्माण करवाया था ना, वो करवाया था अनंगपाल सेकंड ने। किसने करवाया? तोमर वंश का था तो इसे अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल तोमर कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम सूरज पाल था। लिख लो, सूरजकुंड झील का निर्माण एक बार किसने करवाया? ऑप्शन में अनंगपाल तोमर नहीं था तो HSC ने सूरजपाल माना, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? बता दो। अनंगपाल सेकंड ने करवाया था इसका निर्माण। अनंगपाल फर्स्ट ने क्या बसाई थी बेटा? दिल्ली बसाई थी। सेकंड ने किस झील का निर्माण करवाया? सूरजकुंड। क्योंकि तोमर वंश था ना, कौन सा वंश था बेटा? यह सूरजकुंड झील हरियाणा के कहां पर है? फरीदाबाद में है। तोमर वंश के इतिहास की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यश तिलक चंपू में मिलती है। ये शोर क्यों कर रहे हो? तोमर वंश है ना बेटा, इनके इष्ट देवता भगवान सूर्य देव होते थे। लिख लो, तोमर वंश है ना, इनके इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव होते थे, ठीक है। तो ये है ना पूरे सूर्य परिवार की, जैसे शनि जी महाराज हो गया, यमुना जी हो गई, छाया माँ हो गई, इनकी सभी तोमर वंश क्या करता था? पूजा किया करता था। क्योंकि जो हमारे एक इष्ट देवता होते हैं बेटा, हर मतलब किसी के इष्ट देवता होते हैं, तो तोमर वंश के इष्ट देवता कौन होते थे? भगवान सूर्य देव। तो आप है ना सूरजकुंड झील देख कर आओगे ना कभी फरीदाबाद, तो इसकी आकृति है ना आपको किस जैसी दिखाई देगी? उगते हुए सूर्य जैसी दिखाई देगी। उगते हुए सूर्य जैसे इसकी दिखाई देगी आकृति। लिख लो, सूरजकुंड झील की जो फरीदाबाद में है ना, इसकी आकृति किस जैसी दिखाई देती है बेटा? उगते हुए सूर्य जैसी दिखाई देती है। लिख लो, सूरजकुंड झील की आकृति किस जैसी दिखाई देगी? उगते हुए सूर्य जैसी दिखाई देगी। तो सूरजकुंड झील कहाँ पर रहेगी?
फरीदाबाद में रहेगी। और यहाँ पर ना बेटा अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है। क्या लगता है? अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो अंतर्राष्ट्रीय मेला कब से लगना शुरू हुआ है? 2013 से। लिख लो, सूरजकुंड में आजकल कौन सा मेला लग रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मेला लग रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मेला कब से शुरू हुआ है बेटा? 2013 से। और सूरजकुंड मेला पूछे ना तो 1987 से शुरू हुआ था। सूरजकुंड मेला कब शुरू हुआ था? 1987 से। और इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में मिला। इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला? 2013 में इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। तो सूरजकुंड मेला कब लगा था? पहली बार 1987 में लगा। और इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? तो 2013 में सूरजकुंड मेले को किसका दर्जा दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा कब मिला इसे? 2013 में इसे कौन से मेले का दर्जा दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा। पहला सूरजकुंड मेला कब लगा? 1987 में लगा। ठीक है। और 1989 में ना एक थीम स्टेट आने लगा। पहली बार जो थीम स्टेट आया था ना वो कौन सा था? जिसे बोलते हैं सहयोगी राज्य। पहले बार सहयोगी राज्य 1989 में कौन आया था? राजस्थान आया था। ठीक है। सूरजकुंड मेले में पहली बार सहभागी राज्य कौन आया था? राजस्थान आया था। लिख लो, सूरजकुंड मेले में 1989 में पहली बार सहभागी राज्य कौन आया था? राजस्थान आया था। और 2009 में ना इसमें से सहभागी देश आने लगा। क्या आने लगा बेटा? सहभागी देश। और पहली बार जो सहभागी देश आया था ना वो मिस्र आया था। कौन सा आया था? मिस्र आया था। और 2012 में ना पूर्ण रूप से सहभागी देश आया था। वो कौन सा आया था? थाईलैंड आया था। आंशिक रूप से कौन आया? मिस्र आया। और पूर्ण रूप से कौन आया? थाईलैंड। जब 2012 में थाईलैंड पूर्ण रूप से आया ना तो 2013 में इसे किसका दर्जा दे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। लिख लो, सूरजकुंड मेले को किसका दर्जा दे दिया गया बेटा? अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे दिया गया। अगले जो फरवरी महीना शुरू होने वाला है ना बेटा, इसमें कौन सा मेला लगेगा? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगेगा। कौन सा मेला लगेगा? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगेगा। कौन सा मेला लगेगा? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला लगेगा। और लिख लो, 2021 में ना ये कोविड के चलते मेला नहीं लगा। आज तक ऐसा एक बार हुआ है। लिख लो, आज तक ऐसा एक बार हुआ है कि सूरजकुंड मेला नहीं लगा। लिख लो, ऐसा आज तक एक बार हुआ है कि सूरजकुंड का मेला नहीं लगा। लिख लो, ऐसा एक बार हुआ है कि सूरजकुंड का मेला नहीं लगा। और किसके कारण सूरजकुंड का मेला नहीं लगा बेटा? कोविड के कारण या कोरोना के कारण सूरजकुंड का मेला 2021 में नहीं लगा था। और इस बार 2024 में सूरजकुंड मेला लगा था ना, इसमें जो सहभागी देश था ना वो तंजानिया था। ठीक है। और सहभागी राज्य कौन सा था? गुजरात था। 2024 में जो सूरजकुंड मेला लगा ना तो सहभागी देश कौन सा था? तंजानिया था। और सहभागी राज्य कौन सा था? गुजरात था। तो इस सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल तोमर। इसी का दूसरा नाम क्या था? सूरजपाल। ये इसका रियल नाम क्या था? अनंगपाल सेकंड रियल नाम रहेगा। याद रह जाएगा ना। इनके इष्ट देवता कौन थे? भगवान सूर्य देव। तो शनि महाराज की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है बेटा, तोमर वंश है ना, इसके पतन के कारण लिख लो। तोमर वंश के पतन का कारण, एक तो इनके थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के व उसके उत्तराधिकारियों के कहाँ पर आक्रमण? भारत पर
आक्रमण और दूसरा था इनके चौहानों के साथ संघर्ष। लिख लो, इस वंश के पतन का कारण क्या था? लिख लो, इस वंश के पतन का कारण क्या था? तोमर वंश के पतन का कारण पूछे ना, क्या रहेगा बेटा? महमूद गजनवी व इसके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी व इसके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण और इसके पतन का प्रमुख कारण क्या था? चौहानों के साथ इनके लगातार क्या चल रहे थे? संघर्ष। ये इस वंश के पतन का क्या बन गया? प्रमुख कारण बन गया। एक तो चौहानों के साथ इनके क्या चल रहे थे बेटा? संघर्ष चल रहे थे, और एक महमूद गजनवी व उसके उत्तराधिकारियों के भारत पर आक्रमण इसके पतन का क्या बन गया था? प्रमुख कारण बन गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, इसके महमूद गजनवी है ना, इसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत पर 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। देख लो, महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक इस पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया। हमें 17 नहीं पढ़ना बेटा। 1009 में महमूद गजनवी ने हरियाणा पर कहाँ पर आक्रमण किया था? थानेसर पर आक्रमण किया था, और यह बिना लड़े ही चला गया। लिख लो, महमूद गजनवी ने 1009 में हरियाणा पर आक्रमण किया और यहाँ से वह बिना लड़े ही चला गया। लिख लो, महमूद गजनवी ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था? 1009 में हरियाणा पर। भारत पर पहला आक्रमण 1001 में है, लेकिन यहाँ पर हरियाणा की बात हो रही है। भारत में कब किया था पहला? बेहिंद का युद्ध लड़ा था, राजा जयपाल को हराया था। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1009 में आक्रमण किया। तो पेपर में आता है जब महमूद ने आक्रमण किया उस टाइम भारत में कौन सा वंश था? तोमर वंश था। कौन सा वंश था? तोमर। ये बिना लड़े ही चला गया। अब 1014 में इसने दोबारा कहां पर आक्रमण किया? थानेसर पर आक्रमण किया, क्योंकि ये हारा तो कभी था नहीं ना, तो थानेसर को जीत करना, यहां से ये एक मूर्ति ले गया, चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ ले गया। लिख लो, 1014 में HSC सबसे ज्यादा यही पूछेगी, डबल अंडरलाइन कर लो। महमूद गजनवी का हरियाणा पर पहला सफल आक्रमण कब था? 1014 में महमूद गजनवी का भारत पर क्या था? पहला सफल आक्रमण था। महमूद गजनवी का भारत पर पहला सफल आक्रमण कब था बेटा? 1014 में था। और 1014 में इसने क्या किया था? चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लेकर चला गया। और चक्कर स्वामी बोलते हैं भगवान विष्णु को। किसको बोलते हैं बेटा? भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण को क्या बोला जाता है? भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति क्या ले गया? ये ले गया। और कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार, लक्ष्मी का अवतार कौन सी जाति मानती है बेटा? बिश्नोई जाति मानती है। ठीक है, ये HSC ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सी जाति गुरुजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? बिश्नोई जाति मानती है। भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के क्या हुए हैं? अवतार हुए हैं। भगवान श्री राम भी किसके अवतार हुए हैं? भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। तो कौन सी जाति भगवान विष्णु को अवतार गुरुजम्बेश्वर भगवान को मानती है? विष्णोई जाति मानती है। ठीक है, तो ये याद कर लेना। ये यहाँ से कौन सी मूर्ति ले गया बेटा? चक्कर स्वामी महाराज की क्या ले गया? मूर्ति। और ये मूर्ति पेपर में आया था, किसकी बनी थी बेटा? कांसे की। लिख लो, ये मूर्ति किसकी बनी होती थी? कांसे की मूर्ति बनी होती थी। और इसने इस मूर्ति को नष्ट कर दिया था बेटा। इसने
इस मूर्ति को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। लिख लो, इसने इस मूर्ति को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसने इस मूर्ति को क्या कर दिया था? नष्ट करने का काम किया। जैसे मैं आपको अगर गणराज्य पढ़ा रहा था तो आपको याद है महमूद गजनवी ने अगरवा को भी लूटने का काम किया। अगरवा के हिंदू मंदिरों को भी किसने लूटा था? महमूद गजनवी को ने लूटा था। और इस ऐतिहासिक किस मूर्ति को इसने नष्ट कर दिया बेटा? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। और चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति कांसे की बनी हुई थी। कुछ लोग तो कहते हैं इसने मक्का और मदीना की सीढ़ियों पर इस मूर्ति के टुकड़े लगवा दिए ताकि लोग इस मूर्ति को कुचल कर मक्का और मदीना की क्या करे? यात्रा करे। तो इतना याद कर लेना, इस ऐतिहासिक मूर्ति को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। कौन से महाराज की मूर्ति थी बेटा? चक्र स्वामी महाराज की मूर्ति को इसने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। किसकी मूर्ति बनी हुई थी? कांसे की बनी हुई थी। और महमूद गजनवी को ना मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। लिख लो, महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि मिली थी? मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। लिख लो, महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? मूर्ति भंजक की उपाधि मिली हुई थी। महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि मिली हुई थी? मूर्ति भंजक की उपाधि मिली थी। कौन सी उपाधि? मूर्ति भंजक। और पूछे ना, ये किस वंश से संबंध रखता था? यामिनी वंश से। महमूद गजनवी का वंश कौन सा होता था बेटा? यामिनी वंश होता था। महमूद गजनवी का जो वंश होता था ना, वो कौन सा वंश होता था? यामिनी वंश होता था। कौन सा वंश होता था? यामिनी। यामिन उल खिलाफत की भी उसने उपाधि धारण की। वो इंडिया जीके में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका वंश कौन सा होता था? यामिनी वंश होता था। कौन सा वंश होता था बेटा इसका? यामिनी वंश होता था। अब महमूद गजनवी है ना, ठीक है, इसके ना कहते हैं 1025 में इसका आक्रमण पूछ लिया जाता है। कौन से मंदिर को लूटा? सोमनाथ। ये कहाँ पर है? गुजरात। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर को लूटने का इसने क्या किया था? काम किया था। ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोमनाथ है गुजरात वाला। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। या जाटों को उस टाइम बोला जाता था खोखर। खोखर जाति के विरुद्ध इसका विद्रोह था। और 1030 में महमूद गजनवी की क्या हो गई थी बेटा? मृत्यु हो गई थी। तो महमूद गजनवी का ना 1025 में इसका मेन आक्रमण इसने किसको लूटा था? सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और 1000 अगर इसने पूछे 27 में इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी की 1030 में मृत्यु हो गई ना बेटा, ठीक है। तो ये याद कर लेना। इसके साथ कुछ इतिहासकार भारत आए थे। एक का नाम था अल बेरूनी। लिख लो, इसके साथ कितने इतिहासकार भारत आए थे? 4। अल बेरूनी आया था, फारूकी आया था, फारूकी, फिरदौसी आया था और एक उत्बी आया था। इसके साथ कितने इतिहासकार भारत आए थे? 4 इतिहासकार भारत आए थे। अल बेरूनी, फारूकी, फिरदौसी और उत्बी। अल बेरूनी, फारूकी, उत्बी और फिरदौसी। याद ना रहे ना तो इसके साथ इसके फूफा जी भारत आए थे। कौन आए थे? एफ से हो जाएगा बेटा फिरदौसी, यू से हो जाएगा उत्बी, एफ से हो जाएगा फारूकी, ए से हो जाएगा अल बेरूनी। इसके साथ इसके कौन भारत आए थे? फूफा जी भारत आए थे। फूफा का शादी में बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक फूफा नाराज नहीं होगा ना, शादी आई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इज्जत घटने वाली होती है और वो जानबूझकर कोशिश करते हैं कि उनकी इज्जत बनी रहे, ठीक है। तो ये फूफा और बटाऊ जब तक शादी में नाराज ना हो ना तो शादी आई हुई नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो, इनके साथ कितने इतिहासकार भारत आए थे? 4 आए थे, ठीक है। HSC ज्यादा पूछेगा बेटा आपका अल बेरूनी का। HSC पूछेगा, किसका पूछेगा?
अल बेरूनी का HSC पूछेगा। अल बेरूनी की पुस्तक लिख लो, ताकीद ए हिंद। अल बेरूनी की पुस्तक लिख लो, कौन सी थी? ताकीद ए हिंद। अल बेरूनी की पुस्तक क्या थी? ताकीद ए हिंद। और इसमें हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। लिख लो, अल बेरूनी की पुस्तक है ताकीद ए हिंद में, अल बेरूनी की पुस्तक है ताकीद ए हिंद में हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। लिख लो, अल बेरूनी की पुस्तक है ताकीद ए हिंद में हरियाणा के किस सरोवर का वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। और ब्रह्म सरोवर है ना बेटा, इसको लघु सरोवर, कौन सा सरोवर? लघु सरोवर अबुल फजल ने बोला था। किसने बोला था? अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को, जो अकबर के दरबार में रहता था ना, इसको कौन सा सरोवर बोला था बेटा? लघु सरोवर बोला था। अबुल फजल ने ये आ चुका है। ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? लघु सरोवर कहा था। अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को क्या कहा था? लघु सरोवर कहा था। ठीक है, किसने कहा था ब्रह्म सरोवर को लघु सरोवर? अबुल फजल ने कहा था। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, अल बेरूनी की पुस्तक कौन सी रहेगी? ताकीद ए हिंद। इसे हिंद का दर्पण या हिंद का शीशा कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं इसने, अल बेरूनी ने एक ही पुस्तक में ना भारत की सारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति को दर्शाने का काम किया था। यह क्वेश्चन आया था बेटा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बेरूनी। यह क्वेश्चन HSC ने पूछा था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन होता था? अल बेरूनी होता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन होता था? अल बेरूनी होता था। और एक फिरदौसी की पुस्तक पूछी जाती है, शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी थी बेटा? शाहनामा। किसका मतलब अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था? अल बेरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अल बेरूनी होता था। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई? 1030 में महमूद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। याद रह जाएगा ना, 1030 में महमूद की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। और इसके साथ कितने इतिहासकार आए थे? फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अल बेरूनी। अल बेरूनी की रचना ताकीद ए हिंद या हिंद का दर्पण। इसने इसमें ब्रह्म सरोवर का क्या किया था? वर्णन किया था। याद रह जाएगा ना। फिरदौसी की पुस्तक क्या थी? एक थोड़ी सी स्टोरी है फिरदौसी के बारे में, सुनना। ठीक है, कहते हैं फिरदौसी इसका ना शाही इतिहासकार था। किसका शाही इतिहासकार था फिरदौसी? महमूद गजनवी का था। और कहते हैं महमूद गजनवी ने ना इसको कहा कि तू मेरे पूर्वजों का क्या लिखे? इतिहास लिख दे। तो कहते हैं फिरदौसी ने ना महमूद गजनवी के पूर्वजों का इतिहास लिखने में 27 साल लगा दिए। कितने साल लगाए? तो सोचो कितना डीप से इसने इनके पूर्वजों का क्या लिखा? इतिहास लिखा। और जब पूर्वजों का इतिहास लिख कर ना पूरा का पूरा वो इतिहास एक बंडल बनाकर किसको सौंप कर आया? महमूद गजनवी को सौंप कर आया। तो महमूद गजनवी ने ना इसको दिनार देने से पहले, दिनारें चलती थी, दिनार देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और इसने कितने साल लगा दिए? 27 साल। तो ये इतिहास को देखकर आते ही एक बात बोली, ठीक है, ए शाह महमूद, दुनिया को जीतने वाले अल्लाह के खौफ से डर। एक बात बोली थी फिरदौसी ने। कहते हैं वो है ना, यहाँ पर आप पढ़ोगे, गजनी की गली गली में वायरल हो गई थी वो लाइन, ए शाह महमूद, दुनिया को जीतने वाले तू खुदा के खौफ से डर। बच्चा बच्चा ये लाइन बोलने लग गया। फिर महमूद गजनवी को एहसास हुआ यार तूने 27 साल की मेहनत को मतलब बदनाम कर दिया। तो उसने बहुत सारी दिनार देकर ना फिरदौसी के घर अपने सैनिक भेजे। और जिस टाइम इसके सैनिक गए थे ना, उस टाइम फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी। और फिरदौसी का क्या उठने वाला था? मुसलमान बोलते हैं जनाजा। क्या उठने वाला था? जनाजा। तो इसके सैनिक पहुंचे
कि इसको ना मतलब हमारे राजा साहब ने क्या भेजी है दिनार, तो फिरदौसी की बेटी ने वो दिनार लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। बोला मेरे पिता के होते हुए तो आपने दी नहीं। तो 27 साल तक इसके इतिहास को लिखने वाला इतिहासकार कौन था, फिरदौसी। उसकी पुस्तक कौन सी रहेगी, शाहनामा रहेगी, जो इंडिया जीके और HSSC पूछने का काम करती है। तो महमूद गजनवी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसके बाद भी ना इसके जो उत्तराधिकारियों के संघर्ष चलते रहे। महमूद गजनवी के बाद है ना एक व्यक्ति, इसका एक बेटा होता था मसूद। मसूद ने 1037 में आक्रमण किया और आंसी को क्या बनाया, राजधानी बनाया। लिख लो, महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने 1037 में आक्रमण किया और आंसी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और इस टाइम है ना तोमर वंश का राजा होता था कुमारपाल देव। तो 1037 में मसूद ने किसको हराया था बेटा, कुमारपाल देव को हराया। लिख लो, 1037 में मसूद ने किस भारतीय राजा को, तोमर वंश के किस राजा को हराया, कुमारपाल देव को हराया। कब हराया बेटा, 1037 में हराया। और राजधानी किसको बना लिया अपनी, आंसी को राजधानी बनाने वाला राजा कौन होता था, कुमारपाल देव, मसूद। मसूद ने अपनी राजधानी किसको बना लिया था, आंसी। आंसी कहां पर है, जो ब्लैकबर्ड झील कहां पर रहेगी आपकी, आंसी इंसार। आसीरगढ़ का किला कहां पर है, आंसी में रहेगा। जो पृथ्वीराज चौहान का जो दोस्त होता था गोविंद राय, कहां से होता था, आंसी से होता था। याद रह जाएगा ना। जॉर्ज थॉमस एक शासक होगा, वो भी आंसी को क्या बनाएगा, राजधानी बनाएगा। तो मसूद ने किसको हरा दिया बेटा, और किसको राजधानी बना लिया, आंसी को अपनी क्या बना लिया, राजधानी। तो महमूद गजनवी के किस बेटे ने हरियाणा पर पहली बार आक्रमण किया, HSSC ने यह क्वेश्चन पूछा था। मसूद ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी के किस बेटे ने हरियाणा पर आक्रमण किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मसूद ने हरियाणा पर क्या किया था, आक्रमण किया। याद रह जाएगा क्या, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है आज वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इससे आगे का इतिहास हमें कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ लिया, लगभग हमारा तोमर वंश है कंप्लीट हो गया। कल तोमर के साथ हमारा चौहान वंश भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज वाला समझ आ गया क्या। इसके साथ कितने इतिहासकार भारत आए थे, कौन कौन से थे, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबेरूनी। तो हम कहेंगे इसके साथ इसके फूफा जी क्या आए थे, भारत आए थे। याद रह जाएगा क्या। एक बार बेटा एक कॉलेज में ना यूथ फेस्टिवल हुआ था, ये फूफा से एक बात याद आ गई। कॉलेज में क्या हुआ था, यूथ फेस्टिवल हुआ था। और यूथ फेस्टिवल में एक लड़की ने बुआ का रोल प्ले किया था, बुआ होती है ना, ठीक है। और उसने रोल प्ले किया, उसके बाद है ना, रोल तो एक दिन का था, सारे कॉलेज वाले उसे बुआ बुआ कहने लग गए, ठीक है। हर कोई मिलता छोटा बड़ा उसको क्या बोलता, बुआ। वो परेशान हो गई, वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर बैठ गई। बोला प्रिंसिपल सर, मेरे को कॉलेज के सारे लड़के क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुला ली, क्या ऐसा सभी बोलते हैं, तो सबने कहा बोलते हैं। एक पीछे बैठा था, उसने हाथ खड़ा नहीं किया, ठीक है। बोला आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया, बोला मैं बुआ नहीं बोलता। बोला क्यों, बोला मैं कॉलेज का फूफा लागू से, ठीक है। तो कई बार ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। थैंक यू।